नमस्कार दोस्तों, आपका आकांक्षा का एग्जाम जो कि 3 मार्च को होने वाला है, उसमें चाहे आपका मेडिकल स्ट्रीम हो या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम हो, दोनों के लिए ये वीडियो खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका आकांक्षा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनका लेवल कैसा होता है, सब कुछ आपको यहाँ देखने पे आपको मिलेगा और काफ़ी कुछ आपको नया यहाँ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, आप बने रहिएगा अंत तक और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। और इसको हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि इसका लेवल बच्चों काफ़ी अच्छा है, मुझे पता है और मैंने देखा है क्लास 10 के जो हमारे बच्चे हैं उनके स्तर से काफ़ी ज़्यादा इसका लेवल ऊंचा है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो 11 और 12 के स्तर की हैं जो कि क्लास 10 में बच्चे नहीं देखे हुए हैं। फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे 41 नंबर का क्वेश्चन ही देखो बच्चों, यहाँ पे कह रहा है यूजिंग एसपीडी नोटेशन, राइट। ये कह रहा है द यूजिंग एसपीडी नोटेशन द ऑर्बिटल विद द क्वांटम नंबर दिया हुआ है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 1, राइट। और उसके कह रहा है विल बी, तो आपको बताना है कि जो एसपीडी संकेतन है उनके द्वारा जो क्वांटम नंबर ये दिए हुए हैं उनके लिए जो कक्षक होगा यानी ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान देना, एक चीज आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे। चलिए इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो क्वांटम नंबर n और l दिए हुए हैं उनके लिए कैसे आप जो है ऑर्बिटल डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। देखिए n जो होता है, n आप ध्यान देंगे, n जो आपका इंडिकेट करता है क्या चीज है, ये आपका ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, ये आपका ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट, राइट। और जो l होता है, l रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑर्बिटल को। बिल्कुल ध्यान देना, ऑर्बिट का मतलब होता है के, एल, एम और एन, राइट। ये आपका हो गया और ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और ये 4 होता है, राइट। अब हमको क्या करना है, अब यहां से देखिए ऑर्बिटल जो होता है इसको हम एल से डिनोट करते हैं। आपको यहां पे देखना क्या है, ऑर्बिटल जो होता है जो आपका होता है एस पी डी एफ, एस पी डी और एफ, राइट। तो ये हमारे होते हैं। अब हमको करना क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक टेबल बनाने चल रहा हूँ। इस टेबल में जो वैल्यू है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ एल, राइट। ये जो एल हमारा क्वांटम नंबर है, इस क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा जो ऑर्बिटल है वो, राइट। अब यहाँ पे ऑर्बिटल मैं लिख रहा हूं, ऑर्बिटल आप याद रखेंगे कौन सा ऑर्बिटल होगा वो हमको यहां से पता चलेगा। जैसे एल की जो वैल्यू है अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट। 0 1 2 3 ये 4 होते हैं। अगर 0 है एल की वैल्यू, एल की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा ऑर्बिटल बनेगा एस, याद रखना। अगर 1 है एल की वैल्यू तो एल से ही डिसाइड होगा, एल की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल रहेगा आपका पी। अगर 2 है तो डी और अगर 3 है तो एफ हो जाएगा, एसपीडीएफ आपका ये तैयार हो गया। इस टेबल को अगर आप बच्चों याद रख रहे हो तो आपको ये जो क्वेश्चन है 41 नंबर में जो आप देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आप तुरंत तुरंत बना लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं, आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं, अगर कहीं पर दिया हुआ है n इक्वल टू 2 दिया हुआ है, l इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान देना, ये आपका जो 2 है, 2 का मतलब ये l वाला है और वो 2 ऐसे सीधा सीधा लिख जाएगा बगल में। और उसके बाद यहाँ पे l के मान से ही डिसाइड होगा। l 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल होगा हमारा, जरा देखिए। l अगर 1 है तो 1 के लिए आपका p बनता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2p, राइट। ये हो गया 2p। अगर आपका n बराबर 3 है, l बराबर 0 है, तो इसका मतलब ये कौन सा ऑर्बिटल, l बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे, s लिखेंगे बच्चों। क्या हो जाएगा, s और कितना 3s, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 3s। 3 क्या डिपेंड कर दिखाता है, ये जो इधर वाला नंबर होता है ये आपका ऑर्बिट को दिखाता है कि यानी किस ऑर्बिट में है। और उसके बाद ये s दिखा रहा है कि मतलब कौन सा ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिट में ऑर्बिटल कौन सा है, राइट। तो ये आपको लोकेट कर रहा है। अब जैसे यहाँ की बात करें, l बराबर 1 है, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ की बात करें l बराबर 1 है, इसका मतलब हमारा क्या बनेगा, p हो जाएगा, राइट। और उसके बाद n की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हमारा
3p हो जाएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि अब आप ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो कभी छूटेगा नहीं, कभी गलती भी नहीं होगी बच्चों। आप ऐसा पढ़े नहीं हो लेकिन फिर भी आज इसके बाद आपको ये डिजाइन का क्वेश्चन 100% बना लीजिएगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये सीधा स्टेटमेंट और फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या रहा है, p/t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सा लॉ है। देखिए लॉ बहुत सारे हैं, ये जितने लिखे हुए हैं, चार्ल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, गैलुसेक्स लॉ है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली गैलुसेक्स लॉ के द्वारा दिया गया है। ये गैलुसेक्स लॉ है, आपका जो गैसियस लॉ होते हैं उन पे ये सभी हैं। तो इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा, गैलुसेक्स का नियम, राइट। अगला है 43 नंबर का, देखिए बच्चों क्वेश्चन कि इन द रेडॉक्स रिएक्शन, जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, आज ये भी गलत नहीं होगा। अब आपको अगर मिलेगा कभी भी कहीं पर भी तो जरा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करता है। तो कब ऑक्सीकरण होगा, कब अपचयन होगा, यानी कब ऑक्सीडेशन होगा, कब रिडक्शन होगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे आपको बताएंगे, देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में देखिए जैसे ही जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसको समझने के लिए देखिए एक चीज हमको देखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर ये अलग से निकलता है बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या करना है, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर इसका मान बढ़ता है, राइट, अगर इसका मान बढ़ रहा है किसी इक्वेशन में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन बढ़ेगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ये नंबर घट रहा है इसका मतलब रिडक्शन होगा, राइट। और जिसका ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है जिस तत्व का, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और जिसका घटा वो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा उसका। तो चलिए देखते हैं इसमें, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हो, चलिए वो भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये फ्री आपका एक ही तत्व है, राइट, तो 2K जब फ्री रहेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे पोटेशियम जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 बाईं तरफ। उसके बाद जो F है उसका भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये फ्री है। अब जरा मैं आपको बता दूं कि देखिए जो पोटेशियम है इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 बच्चों। ये आपका क्या बनता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 और 1। जबकि जो फ्लोरीन है F इसका होता है 9 और ये बन जाएगा 2,7 बन जाएगा बच्चों, राइट। अब यहाँ पर जो K है वो यानी पोटेशियम जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकालने की फिराक में रहेगा हमेशा, कि किसी को दे देगा, यानी कि पॉजिटिव प्लस का 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है बाह्य सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हम लिखते हैं प्लस का 1। और फ्लोरीन के लिए जो चार्जेस क्रिएट होते हैं वो -1, एक चार्ज वो भी नेगेटिव क्रिएट होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी हमको यूज करना पड़ेगा, कब, जब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब। तो देखिए अब ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे ये पोटेशियम अकेला है, फ्लोरीन भी अकेला है, तो पोटेशियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा, फ्लोरीन का भी 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया मैंने। अब जो राइट साइड में है KF, अब ये आपका कंपाउंड बन गया, यानी कि एक यौगिक बन गया, दोनों मिले हुए हैं, यानी कि पोटेशियम और फ्लोरीन मिल करके एक तत्व बना दिए, इसमें 2 हैं। अब इसका कैसे निकालना है, तो देखिए जो 2 लिखा हुआ है तो 2 को ऐसे लिख देना है 2 और इनटू में लिख देना है क्या, K का अगर आपको निकालना है, जिसका निकालना है तो उसको X मान लीजिए। K का निकालना है तो हमने मान लिया कि K का ऑक्सीडेशन नंबर X है तो उसकी जगह पे X लिख लिया, प्लस अब जो F का फ्लोरीन का, ये देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ फ्लोरीन का जो बाह्य सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे जिस नेचर में रहता है, ये आपको ये आपको एक लेने के लिए सोचेगा, जब लेगा तो ऋणी हो जाएगा और जो देगा वो आपका धनी हो जाएगा। तो ये आपका देता है, यानी कि फ्लोरीन नेगेटिव नेचर में रहता है तो प्लस का यहाँ -1 लिखेंगे और बराबर में 0। तो यहाँ से 2, ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 कभी 0 होता नहीं है, x और ये -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। ध्यान देना बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो प्लस और माइनस चिन्हों के साथ वो लिखा जाता है। यानी हम किसका निकाल रहे थे, पोटेशियम का, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर राइट साइड पे क्या आ गया, यहाँ 0 था, यहाँ पे आ गया 1। अब जरा बढ़ते हैं, अब वो भी कैसा, प्लस का 1। अब दूसरा देखते हैं, हमको अगर फ्लोरीन का निकालना है तो फ्लोरीन को x मान लेंगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू, और पोटेशियम का क्या था बच्चों, प्लस का 1 है, यानी प्लस का 1
और प्लस x बराबर 0, तो यहां से x बराबर क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लोरीन है उसका राइट साइड में यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जा रहा है, -1 हो जा रहा है। यानी अब जरा ध्यान देना, पोटेशियम क्या हुआ, 0 से +1 हो गया यानी बढ़ा, और फ्लोरीन का क्या हुआ, घटा, 0 से -1 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। जब बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होगा, जब घट गया तो रिडक्शन। तो किसका बढ़ा भाई, पोटेशियम का बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, पोटेशियम का हुआ। तो सही आंसर क्या है बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पहला वाला सही हो जाएगा, राइट। तो क्यों, क्योंकि ऑक्सीकरण पूछ रहा है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो भाई पोटेशियम का हो रहा है। और किसका अपचयन भी पूछ सकता था, यानी कि रिडक्शन होगा, तो आपका फ्लोरीन का होता। तो ये आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन भी ऐसे डिजाइन के अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा भरोसा है, विश्वास है बच्चों कि आप समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एक जो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करता है बच्चों, एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट का मतलब ये होता है, जैसे कोरोना काल में आपने देखा होगा कि भाई आइसोलेट कर दे रहे हैं। आइसोलेट का मतलब है कि भाई उस जिस कमरे में आदमी को ले जाकर के बंद कर दिया, उसका अब बाहरी परिवेश से कोई भी लेना देना नहीं है, किसी भी प्रकार का उससे कोई मिल नहीं सकता है। बस सीधी सी यही कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम कभी भूलेगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर बच्चों 3 नंबर होगा। क्यों, क्योंकि देखिए, देयर इज नाइदर एक्सचेंज ऑफ मास, यानी कि जो मास होता है उसका भी एक्सचेंज नहीं हो सकता आइसोलेट सिस्टम में, नॉर ऑफ एनर्जी, ना तो ऊर्जा का एक्सचेंज हो सकता है, राइट, विद द सराउंडिंग, अपने परिवेश से। मतलब इसके आसपास भाई कोई भी भटक नहीं सकता, बस सीधी सी बात है। ये किसी से रिलेशन नहीं रखेगा, किसी से वास्ता नहीं रहेगा, कनेक्टेड नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या होता है, जो यहाँ तत्व की बात हो रही है, जो हम हमारे सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या करेंगे, थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में, जो मास होता है वो भी एक्सचेंज नहीं होगा, यानी बाहर वाले सराउंडिंग से, और जो एनर्जी है बाहर के सराउंडिंग से वो भी एक्सचेंज नहीं होगी। तो सही आंसर बच्चों हो जाएगा आपका 3 नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए, ये अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है 45 नंबर का। अब यहां पर फिर एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा तुरंत ही, और अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मित्रों को भी इसका लाभ पहुंच सके, उनको भी थोड़ा सा इसका नॉलेज हो और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो बच्चों। तो देखिए 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये एक फिगर बना हुआ है, और फिगर ऐसे पंचभुज बना हुआ है, राइट। तो पंचभुज बना हुआ है, ये कह रहा है कि ये क्या है, लेकिन यहाँ गणित वाली बात नहीं है कि पंचभुज बना हुआ है। ये एक्चुअली आपका बॉन्डिंग सिस्टम से ये कनेक्टेड है, और वो आपके ये सभी जो ये बने हुए हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह से है, ऐसे आपका ये पंचभुज के रूप में बना हुआ है, राइट। और ये आपका इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ये जो 5 जो कोने हैं, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कोने 1 2 3 4 और 5, ये कोने का मतलब यहाँ पे कार्बन बैठे हुए रहते हैं भाई। क्या रहते हैं, कार्बन। यहां कार्बन की संख्या, ये कोने इंडिकेट करते हैं कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या यानी नंबर ऑफ कार्बन, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अगर 1 रहता है तो क्या निकल के आता है, मेथ। 2 रहता है तो एथ, राइट। और 3 रहता है तो प्रोप, राइट, ब्यूट, पेंट, राइट, और हेक्स, हेप्ट, हेप्ट लिखेंगे। और अगर 8 रहता है तो ऑक्ट, और 9 रहता है बच्चों तो ये होता है नोन, और 10 रहेगा तो बनता है डेक, राइट। ये आप ध्यान रखिए, इतने तो कम से कम याद रखिए, 2 4 6 5 तक तो आप याद ही रखिए, 6 7 तक इतना। अब क्या करना है, अगर ये जो है आपका चूंकि सिंगल बॉन्डेड है, देखिए अब जरा यहां ध्यान दीजिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर आपको दिख रहा होगा सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है। सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड का मतलब ये एल्केन ग्रुप का है, राइट। ये क्या है आपका, ये एल्केन ग्रुप का है, और एल्केन में ये कैसा है आपको दिख रहा होगा, साइकिल की जैसा है। यानी कि अगर जहां से चला, यहीं से चला, तो देखिए ये इस तरह से घूमते घूमते फिर वहीं पे चला आएगा, मतलब क्या है, साइक्लिक है। तो हम इसको कहते हैं साइक्लिक एल्केन। क्या कहेंगे, साइक्लिक एल्केन,
एल्केन, साइक्लिक एल्केन, राइट। अब साइक्लिक एल्केन, अब एल्केन तो है चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लिक एल्केन हो गया। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कार्बन की संख्या, यानी इसमें कितने कोने बन रहे हैं। जितने कोने हैं भाई अब उस पे आ जाएंगे, बात करेंगे। 5 कोने हैं, इसका मतलब कार्बन की संख्या 5 है। कार्बन 5 है तो क्या बन जाता है, पेंट। क्या होता है, पेंट का उच्चारण होगा। और साथ ही साथ में चूंकि ये सिंगल बॉन्डेड है तो प्लस का एन, पेंट प्लस एन हो गया पेंटेन। पेंट प्लस एन बराबर हो गया पेंटेन, राइट, पेंटेन। लेकिन कैसा पेंटेन बच्चों, तो ये साइक्लिक है, चक्रीय है, इसलिए हो जाएगा साइक्लिक पेंटेन, साइक्लिक पेंटेन, राइट। तो ये आपका सही आंसर क्या बनेगा बच्चों, साइक्लिक है तो साइक्लिक से साइक्लो बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन इसका सही हो जाएगा बच्चों। तो क्या कहलाता है ये, साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से अगर कार्बन की संख्या क्या अगर 2 रहेगी तो क्या ये साइक्लिक बनेगा, नहीं, कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो ये देखिए आपको एक ट्राइंगल फॉर्म बनेगा, एक आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा, एक आपका पंचभुज तो यहाँ पे बना ही हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस तरह से, और एक खटभुज भी बन सकता है, यानी कि हेक्सागन बन सकता है इस तरह से। तो देखिए ये आपको मैंने बना के दिखा दिया। अब अगर 3 है यहाँ पे कार्बन की संख्या, देखिए कार्बन कार्बन यहाँ पे सब जगह पे कार्बन बैठा दीजिए इस तरह से, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। एक्चुअली ये CH2 ऐसे जुड़े रहते हैं, CH2 राइट। यहाँ पर भी CH2, हर जगह पे CH2 ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, सिंपल, राइट। यहाँ पे भी CH2, आप देखते रहिए, ये सब इनके नाम ऐसे होते हैं कैसे, CH2 यहाँ पर भी CH2 राइट। अब ये जो है ये हो गया आपका साइक्लोपेंटेन हो गया। कौन सा, 5 है कार्बन तो साइक्लोपेंटेन, 4 है तो क्या बन जाएगा, देखिए ब्यूट है, राइट, तो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 3 है तो साइक्लोप्रोपेन, और 6 है तो साइक्लोहेक्सेन, राइट। आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ये वाला का नाम क्या है, ये वाले का नाम है साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। मैं लिख दे रहा हूं बच्चों ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और ये वाला क्या है आपको बता ही दिए, 5 नंबर वाला साइक्लोपेंटेन हो गया। और ये आपका 6 वाला जो है, 6 भुजा वाला साइक्लोहेक्सेन हो गया, राइट। आई होप कि बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 46 नंबर का, काफी लाजवाब और एकदम बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन है। आप कहोगे क्वेश्चन भी स्वादिष्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन भी स्वादिष्ट होता है, इसमें भी बहुत जान होती है। देखिए इतना बेहतर है बच्चों कि अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये वाली IUPAC पद्धति में नामकरण के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये आप जान रहे हैं तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए अब ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर का ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, CH3 CH2 CO। CO का मतलब होता है कीटोन, जरा यहीं पर ध्यान दे देना। कीटोन होता है तो इसमें जो उच्चारण होता है वो क्या हो जाता है, ओन, राइट। क्या होता है, ओन, कीटोन, ओन आ रहा है ना, तो वो ओन आपका लास्ट में जुड़ेगा। अब जैसे इसको हम बना लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए तो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, C, फिर उसके बाद फिर आगे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो C है इसके साथ में डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा, राइट। अब इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दो, इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर दो बच्चों, इस चीज को, तो आपको समझ में आने लगेगा। क्या, देखिए C और C, कितने C हैं, 5 C हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 और 5, अब सब पांचों बना लिए। यहाँ पे H3 है, ये देखिए H3 बना दिए, H बना दिए। उस पे क्या है, 2 H है, यहाँ पे हमने H लगा दिया, बना दिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, जोड़ दिया। अब उसके बाद CH2 है, यहाँ पर दोनों में देखिए H लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पर 3 H है, तो देखिए यहाँ पे H इस तरह से हम जोड़ देंगे, तो ये आपका बन गया। अब ये जो है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब यहाँ से हमको नामकरण करना है। फिलहाल हम नामकरण यहीं पर कर लेते बच्चों।
देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या बच्चों है कितनी, आपकी 5 है। जब कार्बन 5 है तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर में वो क्या कहलाता है, पेंट कहलाता है, यानी कि पेंट। और इस स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि है आपका कीटोन, यानी कि ओन जुड़ेगा। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, पेंट के साथ में क्या जुड़ जाएगा, पेंट, और फिर ओन भी लगेगा, राइट, ओन। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहां पे ध्यान देना पेंटेन जो होता है उसके साथ में ये आपका ओन लगा हुआ है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है बच्चों, इसका नामकरण कर देना है, नंबर दे देना है। आप किसी भी साइड से नंबर दीजिए, जो कार्बन है उसकी नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5, राइट। या फिर आप राइट साइड से भी नंबरिंग कर सकते हो बच्चों, किधर से भी, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब कार्बन यानी कि जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से नंबर वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो वो आपका 3 नंबर पे लगा हुआ है, चाहे राइट से देखिए चाहे लेफ्ट से देखिए। तो हम कहेंगे क्या, ये पेंटेन, चूंकि सिंगल बॉन्ड पेंटेन है, पेंटेन, और इसमें ओन भी जुड़ा हुआ है, लेकिन कितना पेंटेन भाई, तो पेंटेन, पेंटेन प्लस 3 ओन, कितने पे ओन है, 3 नंबर पे है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन, कीटोन का ओन बनता है, इसलिए 3 नंबर पे यहां पे आ गया ओन। तो ये आपका बन गया पेंटेन 3 ओन, क्या बन जाएगा, पेंटेन, पेंटेन 3 ओन, राइट। ये आपका सही आंसर बन जाएगा बच्चों। इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका दिया हुआ है, पेंटेन 3 ऑन, ऑन नहीं है, ये ओन लिखा हुआ है, इसको ऑन लिखना चाहिए। देखिए अब जो है ये आपका सही आंसर हो गया। अब आपको बताते हैं, इसको और भी आप लिख सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, पेंटेन 3 ऑन नहीं लिखना चाहते हो, तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 पेंटेनोन, राइट। पेंटेन प्लस ओन मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेनोन, पेंटेनोन, पेंटेनोन के आगे 3 लगा दीजिए, बस ये हो गया आपका 3 पेंटेनोन। या फिर ये बोलिए, या फिर ये दो के दोनों एक ही बातें हैं, 3 पेंटेनोन भी लिख सकता था, या फिर पेंटेन 3 ओन लिख दिया है। तो दोनों तरह से आपको बच्चों ये हमने आपको समझाया, समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। आप यहीं पे नंबरिंग कर सकते थे, इस वाले के बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बना के दिखा दिया। यहीं पे नंबरिंग 1 2 3 4 और 5 इस तरह से कर सकते थे, क्योंकि हाइड्रोजन की डिपेंडेंसी कोई मैटर नहीं करती, कार्बन की ही काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। चलिए 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं बच्चों। देखिए थोड़ा समय लॉन्ग लग रहा है जरूर, लेकिन पढ़िए उतना ही जितना आपको काम दे सके, राइट। थोड़ा पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, जबरदस्त पढ़िए। देखिए 47 का क्वेश्चन है, देखिए C6H5 लिखा हुआ है, C6H5। एक्चुअली जो C6H6 होता है ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। यहां से इसमें से एक कमी हो गई है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बेंजिल जो है मूलक है। मूलक का मतलब जो होता है आयन जनरेट करने वाला, तो जाहिर सी बात है ये बेंजीन आयन ही बन रहा है, बेंजीन मुक्त मूलक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इनटू में n, राइट। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एवोगाद्रो जो लॉ होता है उनके द्वारा दिया गया है। ये भी आपका गैस लॉ है, राइट, गैसियस लॉ है, एवोगाद्रो के द्वारा दिया गया है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का बच्चों कि ये आपका किसका नियम है, एवोगाद्रो का रूल है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए द थर्मो केमिकल इक्वेशन, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ में ये आपका इक्वेशन ये है थर्मोकेमिकल। ये पूछ रहा है कि इज द एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है, एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंब्यूजन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंब्यूजन और एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नन ऑफ दिस। तो सही आंसर बच्चों ये है जो आपका लिखा हुआ एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, ये सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है आपका 50 नंबर का। इन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ, इस रिएक्शन में आपको पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। ये x देख रहे हो आप, x की जगह पे कौन सा तत्व आएगा, इस तत्व का नाम लिखना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व होगा। तत्व क्या, कौन सा यौगिक या कौन सा कंपाउंड यहाँ जनरेट होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो जो चीजें यहाँ बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए कि क्या बच रहा है। तो यहाँ पे Mg है, अलग अलग तत्वों को नाम लिख लीजिए, Mg है, H है, कार्बन है,
ऑक्सीजन है, आई होप, और यहाँ पे कैल्शियम भी है, Ca है, राइट। Mg यहाँ पे है, Mg यहाँ पे है, इसका मतलब Mg से काम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन की संख्या काउंट करिए बाएं साइड में, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है, देखिए एक यहाँ पे डबल है यानी कि 2 हो गया, और 2 उसके बाद 2 दूनी 4 और दूनी 8। तो यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिल जाती है, देखिए यहाँ से आपका 2 हो गया और प्लस यहाँ पे 2 है और 2 दूनी 4, राइट। तो ये 4 यानी कि 6 हाइड्रोजन हो गया बच्चों। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 6 बाएं साइड में, तो 6 दाहिने साइड में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया और साथ ही साथ में 4 2 6, यानी कि राइट साइड में भी 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन का भी काम आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन की संख्या देखिए राइट साइड में कुछ भी नहीं है और लेफ्ट साइड में आपका है कार्बन। कितना कार्बन है, कार्बन की संख्या बच्चों लेफ्ट साइड में 2 है। इसका मतलब हमारा जो कार्बन है हम यहाँ लिखेंगे, अभी बचा हुआ तत्व है कार्बन, राइट, पहला बचा तत्व मिला। उसके बाद कैल्शियम भी राइट साइड में नहीं है, इसका मतलब कैल्शियम भी बचेगा। कितना कैल्शियम है, यहाँ देखिए कार्बन 2 है और कैल्शियम की संख्या कितनी है, कैल्शियम भी आपका 2 है। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया और प्लस यहाँ पे भी देखेंगे 2 है और 2 दूनी 4, 6 4 10, ये कितना हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितना है, ऑक्सीजन 10 है बाएं साइड में। अब दाहिने साइड में ऑक्सीजन की संख्या देखेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और साथ में 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मिलाएंगे तो ये 4 ऑक्सीजन हो गया। राइट साइड में कितना है, 4 ऑक्सीजन। कितना अभी भर सकता है, तो भाई 6 ऑक्सीजन अभी आपको मिल सकता है, राइट। तो ऑक्सीजन 6 हमको मिलेगा। अब यहाँ पे एक है कैल्शियम, ऑक्सीजन, राइट, और कार्बन, ये 3 हो गए। तो कैल्शियम तो हमने लिख ही लिया, राइट। तो ये इस तरह से हो गया। अब बचे हुए तत्व कौन से हैं आपके, सिर्फ और सिर्फ इतने ही बचे हुए, इनको हमने लिख लिया है। अब जरा ध्यान देंगे, इसी को हमको करना है क्या, तो यहां से जो तत्व बनेगा देखिए CaCO3 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे तो ये बैलेंस बन जाएगा। ये 2 जो बताता है ये आपको अणुओं की संख्या बताता है। तो अणुओं की संख्या कितनी है उससे नहीं मतलब है, सिर्फ इतना ही आपको वो अणु यानी कि वो जो यौगिक है वो बना देता है, यानी कि ये वो फार्मूला है आपका CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि X की जगह पे ये वाला तत्व बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों, ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ऐसे ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की प्रोड्यूसर गैस किसका किसका मिक्सचर होता है, तो Cu + N2 का मिक्सर होता है प्रोड्यूसर गैस, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। और आगे चलते हैं, इसमें 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, काफी जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों। सिग्मा बॉन्ड आपको कैसे काउंट करना है और बहुत आसान भी होता है, ये भी आपको बता दें। मॉलिक्यूल, जो ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है इसका, इसमें आपको बताना है सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं। आपको बता दें, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, ये 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, राइट। एक तो सिग्मा बॉन्ड और एक आपका बच्चों मैंने आपको बताया कि पाई बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड होते हैं, दोनों में इसमें पूछा है कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है इस जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा और सही से बनाते हैं तो आपको वही काउंट करने को मिल जाएगा। देखिए CH2 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन की पहले हमको तैयारी कर लेनी है। कार्बन डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड C है, फिर सिंगल बॉन्ड C है। अब हाइड्रोजन बैठाइए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बैठा दीजिए जैसे हमने पीछे बताया था वैसे ही। अब इसके साथ में दूसरे, इस वाले के साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पे लगा देंगे। अब ये CH3, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऐसे लाइन सिंगल बॉन्ड के साथ में कनेक्ट कर देना है आपको। अब ये आपका स्ट्रक्चर बन गया पूरा पूरा ये वाला। अब इसमें आपको काउंट करना है बच्चों कि सिग्मा कौन होता है, पाई कौन होता है। तो आपको बता दें, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड को इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड वो आपको बताता है। तो देखिए, यानी कि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पे सिग्मा बन गया, एक यहाँ सिग्मा बन गया, एक यहाँ सिग्मा बनेगा। जहां डबल बॉन्ड रहेगा वहां बच्चों एक सिग्मा काउंट करना है। यहाँ पे सिग्मा बन गया, एक यहाँ सिग्मा बना, यहाँ सिग्मा बना,
ये सिग्मा है और ये वाला है सिग्मा, यहाँ बन गया आपका। अब इनको काउंट कर लीजिए कितने सिग्मा बने। और पाई की अगर बात करें तो यहाँ पे ये पाई बन गया, ये एक और ये दूसरा पाई बन गया, तो 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। पाई बॉन्ड अगर पूछता है इसमें तो कितने बनते हैं, 2, लेकिन सिग्मा पूछा है कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे डियर, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 9 सिग्मा बॉन्ड्स हमको इसमें मिले हैं। तो आई होप कि आप बच्चों सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को भी बनाना अच्छे से सीख गए होंगे, ऐसा मेरा भरोसा है, मुझे विश्वास है कि आप अब गलती नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड आराम से बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। और इसमें देखिए 53 नंबर का जो क्वेश्चन है, द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ 3,4-डाइमेथिल हेप्ट 3NR, राइट। तो इसके द्वारा जो IUPAC नाम बन रहा है ना, तो आपको बताना है कि जो ओजोनी अपघटन होता है उसके पश्चात बनने वाला जो उत्पाद होगा उसका IUPAC नाम क्या होगा, राइट। तो ओजोनोलिसिस कर देना है इसका, तो इससे जो उत्पाद बनेगा वो क्या होगा। तो आपको बता दें बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउट है, यहाँ ब्यूटेन 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्यूटेन 1 ओन तथा पेंटेन 2 ओन होगा, राइट। आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा ब्यूटेन 1 होगा कि ब्यूटेन 2 होगा। मुझे लग रहा है कि ब्यूटेन 1 होना चाहिए। आगे देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। भाई हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, कौन नहीं होती है भाई, तो हाइड्रोजन गैस नहीं होती है। अगला 55 क्वेश्चन देखिए बच्चों, BRF5 ये पूछ रहा है कि ये किस शेप में होगा। देखिए टी शेप है, बेंट है यानी कि मुड़ा हुआ है, और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल है, राइट। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है स्क्वायर पिरामिडल शेप में ये होता है BRF5, राइट। 56 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि जो अम्लीय विलयन होता है उसके लिए ये जो आपका हाइड्रोनियम आयन है उसका वैल्यू किसके बराबर या कितना होना चाहिए। तो हाइड्रोनियम आयन जो होता है यानी H3O+ को इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। इसका मान आपको एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कितना होता है बच्चों, ये ग्रेटर देन 10⁻⁷ जो m होता है, राइट। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा इसका उल्टा यानी कि बेस सॉल्यूशन के लिए इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। 57 इन द रिएक्शन। और बच्चों आपको बताएं कि ये लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए अब हम लोग यहीं पर इसको एंड करेंगे। आई होप कि इसमें आपने काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखी होंगी और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी लगा होगा कि हमने इसमें कुछ नया सीखा है तो ज़रूर हमें कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा बच्चों, ताकि हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपको और अच्छे से अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर सकें। देखिए यहाँ पे देखिए इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें आपको आगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखिए 2K है, यहाँ पे 2HCl है, तो ये पोटेशियम यहाँ जाकर के रिएक्ट करता है, रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बन जाता है 2KCl और प्लस H2 आपका जनरेट होगा। तो ये आपको तत्व बन जाता है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चों, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो सही आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।